स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 50 में। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग या रेमिटेंस के बारे में, जिसमें हम जो हमारे अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक का अकाउंट, RD का अकाउंट और जो TD का अकाउंट होता है, इसके बारे में तीनों जो स्कीम्स है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं थोड़े एक डाउट है हमारे किसी फ्रेंड का, वो क्लियर कर दूं। और एक मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि वो जो मैंने जो वीडियो डाली थी क्लास नंबर 48 में, उसके नीचे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मुझको वो समझ नहीं लगा। तो दोस्त जी समझा दो कि मुझे ये बता दो कि उसमें क्या आपको सारी वीडियो ही समझ नहीं लगी, या फिर उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं लगा। क्योंकि अगर आपको वो सारी वीडियो ही नहीं समझ लगी तो आप एक बार उसको रिकैप करके देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ लगेगी मुझको बता देना। हम ये थोड़ा सा जो सिलेबस अभी रह गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर पिक्टोरियल वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको सभी प्रोडक्ट दिखाऊंगा और उसके बाद उसके जो रेट्स हैं वो बताऊंगा। ठीक है। तो अभी जो दूसरा डाउट था उसको भी क्लियर कर देते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि इसमें रजिस्ट्री लेटर के नीचे एक लास्ट लाइन थी, ये वाली। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये वाली लाइन थी। The Director General may prescribe that every letter having content of a specified nature and posted at or addressed to such places as DG may notify shall be accompanied by a declaration in such form as may be prescribed by the DG। इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि अगर लेटर्स में किसी कंडीशन को चेंज करना होगा तो वो DG कर सकता है। चाहे वो जो चेंज है वो इससे रिलेटेड हो कि लेटर के अंदर क्या भेजा जाएगा, कहाँ से भेजा जाएगा, कहाँ को भेजा जाएगा, क्या उस लेटर के साथ कोई डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है या नहीं है। ये सभी जो चीज़ें हैं जो कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्टर जनरल डिसाइड करेगा। ठीक है, इस लाइन में ये बताया गया है। चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में। जैसे आज हम सिर्फ सेविंग के बारे में पढ़ेंगे, RD के बारे में पढ़ेंगे और TD के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को लेंथी ज़्यादा ना किया जाए। तो सबसे पहले सेविंग का पढ़ेंगे। सेविंग का सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखते हैं कि आज के दिन में क्या चल रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट वेरी होता रहता है, तो आपने भी ध्यान रखना है इस बात का, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे जो 8-10 दिन पहले जो अपडेटेड इंटरेस्ट होगा उसी को आपने फॉलो करना है। तो अभी 4% का इंटरेस्ट चल रहा है, वही हमने यहाँ पर नोट्स में लिख देना है। तो आज के दिन में वैसे सेविंग पर 4% इंटरेस्ट ही चलता आ रहा है। तो अगर कोई पर्सन अकाउंट खुलवाना चाहता है तो कम से कम उसको 500 रुपये जो है उस अकाउंट में खोलते समय जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब इसको कौन ओपन कर सकता है? सिंगल अडल्ट जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो, जहाँ 2 अडल्ट ज्वाइंट में सिर्फ 2 अडल्ट होंगे, जो कि ज्वाइंट A और ज्वाइंट B होगा। 3 नहीं हो सकते, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही होंगे। जहाँ अगर कोई माइनर है उसके बिहाफ पर गार्डियन ओपन कर सकता है। अगर कोई पर्सन है जो जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके बिहाफ पर भी उनका जो गार्डियन है वो अकाउंट ओपन कर सकता है। जहाँ कोई माइनर है जिसकी जो उम्र है वो 10 साल से ज़्यादा है, वो अपने नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये चाहे वो जॉइंट अकाउंट हो, चाहे वो गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर हो, चाहे वो गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ ए अनसाउंड माइंड हो, चाहे वो सिंगल अडल्ट हो, चाहे वो माइनर अबव 10 ईयर इन हिज अकाउंट इन ओन नेम हो, सभी प्रकार का जो अकाउंट है वो सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही खुल पाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अकाउंट आप दिल्ली में खुलवा लो, दूसरा आप पंजाब में खुलवा लो, ऐसा नहीं होगा। एक पर्सन एक अकाउंट ही खुलवा सकता है। इसके लिए कैसा हो सकता है, क्या है कि एक तो वो ज्वाइंट किसी के साथ खुलवा ले और एक अपना सिंगल खुलवा ले, ऐसे 2 हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल के 2 हो, ज्वाइंट के भी 2 हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरी लाइन में वही बताया गया है कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल एज सिंगल अकाउंट।
ओके। और अगर अकाउंट किसी माइनर का है जिसकी जो उम्र है 10 साल से ज़्यादा है, जब वो पर्सन जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका भी एक ही अकाउंट पूरे देश भर में, इंडिया में पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसको हम ऑपरेट अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट एक ही खुलेगा। और अगर मान लीजिए किसी का जॉइंट अकाउंट है किसी के साथ, उसमें से जो एक जॉइंट है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो दूसरा जॉइंट होल्डर होगा वो उसका सोल होल्डर बन सकता है। ठीक है, अगर उसके पास पहले ही उसका सिंगल अकाउंट चल रहा है तो उस केस में उसको जॉइंट अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, एक शिव है, एक है राहुल। ठीक है, हमने दोनों ने जॉइंट अकाउंट को खुलाया हुआ है और साथ में मेरा एक अलग से अकाउंट भी चल रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए राहुल एक्सपायर हो जाता है, तो मुझे, क्योंकि मेरा पहले से एक अकाउंट चल रहा है, तो दो अकाउंट तो नहीं होने चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया। उस केस में ये जो जॉइंट अकाउंट है इसको बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मेरा अकाउंट नहीं खुला होता तो उस केस में मैं जो जॉइंट को ये राहुल के मरने के बाद इसको ही आगे कंटिन्यू रख सकता था। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन की बात करते हैं कि सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सिंगल अकाउंट अलग रहेगा, जॉइंट अकाउंट अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि अभी जॉइंट हो इसको सिंगल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो साथ का जो जॉइंट के पर्सन था वो एक्सपायर हो जाए, जैसे केस था, और दूसरा मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। उस केस में वो मेरे नाम पर ही हो जाएगा, अदरवाइज़ वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अकाउंट को खोलते समय उसका नॉमिनेशन होना कंपलसरी है, विदाउट नॉमिनेशन अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, और डिपॉजिट एंड विदड्रॉल की बात करें, अकाउंट को खोलते समय जैसे मैंने बताया कम से कम 500 रुपये उसमें जमा कराने ज़रूरी होंगे। और उसके बाद अगर कभी भी जमा करवाने हो तो आप 10 रुपये से कम जमा नहीं करा सकते, उसके ऊपर जितना चाहे उतना जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगर उससे पैसे निकलवाना चाहते हैं तो 50 रुपये कम से कम आपको निकलवाने पड़ेंगे, उससे कम की जो अमाउंट है आप नहीं निकलवा सकते। ठीक है, और किसी केस में अगर आपका जो बैलेंस है वो 500 रुपये से कम हो जाता है, उस केस में आप अकाउंट में से जो पैसे हैं नहीं निकलवा सकते। अगर उसको बंद कर दो तो आपको सारी रकम मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसे निकलवा लूँ वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 500 रुपये से कम है तो पैसे नहीं निकलवा सकते। अगर आपने वो 500 से कम का बैलेंस को नहीं बढ़ाया और एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत तक आपके अकाउंट से 50 रुपये कट जाएंगे। वो क्यों कटेंगे? मेंटेनेंस फीस के कटेंगे, कि आप अकाउंट को यूज़ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए सरकार उससे 50 रुपये काट लेगी। ठीक है, और जब आपका जो अकाउंट वो नील हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं बचेगा, तो आपका जो अकाउंट है अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जो भी अ, एक ओके, जो भी महीने की 10 तारीख से लेकर उसके अंत तक जो मिनिमम बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपका जो बैलेंस है अ, उस महीने की 10 तारीख से लेकर उस महीने के अंत तक किसी भी केस में 500 रुपये से कम हो जाता है, तो उस पर उस महीने का जो ब्याज है वो आपको नहीं मिलेगा। और जो इंटरेस्ट है वो आपको फाइनेंशियल ईयर के जो वित्तीय ईयर होता है उसके बिल्कुल लास्ट में डिपॉजिट होगा, वो होता है 30 मार्च को, उस पर ब्याज लगना होता है। ये इंटरेस्ट कौन डिफाइन करता है, ये कितना ब्याज लगेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है डिसाइड करती है। ठीक है, और अगर आप अकाउंट को बंद करवा रहे हैं
तो जो पिछले महीने तक जितना ब्याज लगना होगा वो आपको उस पर लगकर आपकी रकम पर आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और सेविंग के अकाउंट पर अगर आप 10,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट इनकम है कमाते हैं तो वो जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। उसकी 80TTA क्लॉज के अंदर वो जो 10,000 की इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपने ये क्लॉज याद रखनी है। 80TT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1962। ठीक है, 10,000 रुपये तक। और अगर वो सीनियर सिटीजन के बाद में बात करेंगे। आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। अभी साइलेंट अकाउंट किसको कहते हैं? कोई भी अकाउंट जिसमें पिछले 3 सालों में ना तो कोई डिपॉजिट हुआ है, ना कि उसमें कोई पैसा जमा कराया गया है, ना ही उसमें से कोई पैसा निकलवाया गया है, तो इस केस में वो अकाउंट को हम साइलेंट या डॉर्मेंट अकाउंट बोल देते हैं। उसमें से फिर लेन देन नहीं होता जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं कर देते फिर से। ठीक है। और सेविंग के अकाउंट के साथ हमको और फैसिलिटी जो मिलती है, एक हम इसके साथ चेक बुक ले सकते हैं। एक चेक बुक में 10 लीव्स होते हैं, 10 चेक होते हैं, तो 20 रुपये से चेक बुक का रेट होता है। उस हिसाब से एक चेक का जो प्राइस हुआ वो 2 रुपये हो जाता है। साथ में आप एटीएम भी ले सकते हैं, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आधार सीडिंग भी करवा सकते हैं, अटल पेंशन योजना का भी जो डिडक्शन है सेविंग से करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का डिडक्शन है वो भी इससे करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जो डिडक्शन है उसका जो प्रीमियम है इसी अकाउंट से आप ऑटोमेटिकली कटवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए, सभी स्कीम्स के लिए आपको एक फॉर्म फिल कर कर पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सेविंग के बारे में। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ तो लग ही गया होगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट इनफाइनाइट है, आप जितना चाहे इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर किसी भी स्कीम में 10 लाख से ज़्यादा पैसे जमा कराने आता है तो आपको उसकी प्रूफ ऑफ इनकम का, उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, उसका प्रूफ में भी साथ में ही लेना पड़ेगा। वो किसके अंडर है? वो होता है PMLA के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत हमें कस्टमर से प्रूफ मांगना है क्या आप रिटायर हुए हैं, या आपने कोई ज़मीन को बेचा है, या आपके पास कहाँ से फंडिंग आई है, उसका प्रूफ भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख से अगर ज़्यादा अमाउंट होगा, किसके अंदर? प्रिवेंशन, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो ये हमने सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे RD का अकाउंट, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट भी बोल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में वो RD के ही चलते हैं, और एजेंट भी, इसके जो पोस्ट ऑफिस के एजेंट होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा अकाउंट इसी के खुलवाते हैं, क्योंकि इसमें उनको जो कमीशन है सबसे ज़्यादा मिलता है। एजेंट को RD के केस में 4% का कमीशन मिलता है। ठीक है, और बाकी अकाउंट के केस में 0.5 मिलता है, या तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए RD का जो बिज़नेस है पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड लगता है। इसका इंटरेस्ट भी अब हम वेबसाइट पे देख लेते हैं। आज के दिन में जो इसका इंटरेस्ट है वो है 6.7%, 6.7% क्वार्टरली कंपाउंडेड। ठीक है, और जो सेविंग का था वो एनुअम लगता है, मीन साल में एक बार लगता है। इसका क्वार्टरली कंपाउंडेड लगता है 6.7%। ठीक है,
अभी हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। इसमें आप कम से कम आपको 100 रुपये का अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें होता क्या है कि आपको एक किश्त डिसाइड कर लेनी है कि मैं 100 रुपये जमा कराना चाहता हूँ, 200 कराना चाहता हूँ, वो अपर होगा, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, कम से कम 100 रुपया होता है। ठीक है। और उसके बाद आपने 5 साल वो पैसे जो है किश्त के रूप में पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। 5 साल के बाद वो अकाउंट मैच्योर हो जाता है और उसकी रकम आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी उसमें और क्या क्या प्रोविज़न होते हैं वो अब हम इस पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे पहले बताया कि कम से कम 100 रुपये में 100 रुपये से उस अकाउंट की स्टार्टिंग होगी, उस खाते की स्टार्टिंग होगी। उसके बाद आप 10 के मल्टीपल में कितने का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, 110 का भी खुलवा सकते हैं, 120 का भी खुलवा सकते हैं, इनफानाइट। उसके बाद मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख का भी खुलवा सकते हैं कि एक महीने में 10 लाख जमा कराना, जो एक महीने में 10 करोड़, वो आप पर है सब कुछ। ठीक है। अभी इसको कौन कौन खुलवा सकता है? सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है। अभी देखिए जॉइंट अकाउंट में इसको अप टू 3 अडल्ट खुलवा सकते थे। ठीक है ना। सेविंग में ऐसा नहीं था, सेविंग में सिर्फ 2 अडल्ट ही खुलवा सकते थे। और दोस्तों जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, भी कितने अडल्ट उसको खुलवा सकते हैं, तो आपको याद रखना है गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, सेविंग जैसा ही। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसा मैंने आपको सेविंग बताया। सेविंग में बताया माइनर अबव 10 ईयर इन हिज ओन नेम, अगर कोई 10 साल से ऊपर बच्चा है वो अपने नाम पर भी जो खाता खुलवा सकता है। और जैसे सेविंग में तो आप सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते थे पूरे इंडिया भर में, लेकिन आरडी में ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसके आप जितने चाहे उतने अकाउंट्स जो है खुलवा सकते हैं। ठीक है। डिपॉजिट की बात अगर हम करें तो कम से कम जैसे बताया कि 100 रुपये से आपने खुद डिसाइड करना है कि कितने की किश्त रखनी है, कम से कम वो 100 रुपये होगा। और वो जो अमाउंट होगी आप बाई कैश भी दे सकते हैं, बाई चेक भी दे सकते हैं। अगर वो बाई चेक देती है तो जिस दिन वो चेक क्लियर होगा उस दिन ही उसकी डिपॉजिट डेट मानी जाएगी। ठीक है। जो भी पर्सन ने ये जो अकाउंट है महीने के पहले 15 दिन में खुलवाया है, उसको वो जो उसकी किश्त है वो हर दिन पहले 15 दिन में ही जमा करवानी पड़ेगी उसको। ठीक है। और अगर उन्होंने जो अकाउंट है 16 तारीख से लेके महीने के लास्ट तक खुलवाया है किसी भी दिन, तो वो नेक्स्ट मंथ में, पूरे मंथ में किसी भी दिन जो है वो किश्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने पहले 15 दिन में खुलवाया है उनको पहले 15 दिनों में ही किश्त देनी पड़ेगी। जिन्होंने 16 के बाद खुलवाया है उनके पास पूरा महीना होगा, पूरे महीने में जब भी चाहे वो किश्त दे सकते हैं। और अगर वो समय सिर किश्त नहीं देते तो उनको लगता है एक जुर्माना। ठीक है। ताकि कस्टमर समय सिर किश्त देता रहे, इसीलिए जो जुर्माने का प्रोविज़न है, अगर वो नहीं देगा तो लगेगा, अगर वो देता रहेगा तो नहीं लगेगा। इस जुर्माने को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ी। डिफ़ॉल्ट फ़ी। ठीक है। ये कितनी होती है? 1% होती है। अगर 100 रुपये का अकाउंट है 1 रुपये लगेगी, 1000 रुपये का अकाउंट होगा तो 10 रुपये लगेगी। मीन्स जितनी भी आपकी रकम होगी उसका 1% जो डिफ़ॉल्ट फ़ी है वो लगेगी। ठीक है। अगर आपकी 4 डिफ़ॉल्ट फ़ी इकट्ठी हो जाती है, मतलब आपने लगातार अपने अकाउंट में जो उसकी किश्त बन रही थी वो नहीं जमा करवाई, तो आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप पैसे जमा करवाने चाहते हैं तो आपको वो सारी जो चारों की चारों किश्तें हैं वो जमा करवानी होगी। उसके लिए भी आपको सिर्फ 2 महीने ही दिए जाते हैं। ठीक है। उसके लिए भी आपको 2 महीने दिए जाते हैं ताकि आपका अकाउंट रिवाइव हो सके। और अगर आप वो 2 महीनों का समय भी खो देते हैं, उस केस में आपके अकाउंट में फर्दर कोई डिपॉजिट नहीं हो सकता और आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। और इफ देयर आर मोर देन नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट, account holder may extend the maturity period as many month as number of default
डिपॉजिट डिफॉल्टेड इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। जो ये लाइन है इसका मतलब ये है कि मैं आपको ब्लैंक पेज में समझाता हूँ इसका मतलब। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने है ना 4 साल तो रेगुलर किश्त जमा करवाई। उसके बाद मैंने 2 महीनों के लिए वो किश्त जमा नहीं करवाई। तो वैसे तो वो अकाउंट 5वें साल बंद हो जाना था, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने अकाउंट को 5 साल 2 महीने का कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि जितने समय की वो डिफ़ॉल्ट फीस थी, इस केस में 2 महीने थी, वो 2 महीने का मैंने अकाउंट ही एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए साथ में 2 महीने के पैसे जमा कराने के नहीं थे। तो उसी हिसाब से आरडी के अकाउंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है। एक मैं आपको बात इसमें और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी पर्सन ने 100 रुपये महीने का अकाउंट खुलवाया, उसने 12 किश्तें जमा की तो उसका हो गया 1200 रुपये। उसके बाद उसने 6 महीने किश्त जमा ही नहीं की, तो उस केस में उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसमें आगे कोई भी पैसा जो है डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि 4 महीने की डिफ़ॉल्ट फीस जमा होगी, उसको जमा कराने के लिए 2 मंथ थे वो भी हमने गुजार दिए, तो 6 महीने में कोई पैसा जमा नहीं हुआ, तो अकाउंट का हो गया डिसकंटिन्यू हो गया। तो उसके बाद ये 1200 रुपये हमको मिलेंगे कब, जो हमने जमा करवाए हैं उसको जब अकाउंट खुले हुए को 3 साल हो जाएंगे, तो हम उसको प्री मेच्योर बंद करवा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले उस अमाउंट को नहीं निकलवाया जा सकता। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बस इतना ही बताना था। अभी बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की। एडवांस डिपॉजिट का मतलब है कि जो किस्तें हमने आगे देनी थी उसको अगर मैं पहले ही जमा करवा दूं तो ऐसा प्रोविज़न भी इस अकाउंट में है। ठीक है, इफ़ नॉट अ डिसकंटिन्यूड अकाउंट, अगर आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यूड अकाउंट नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि आपने 4 बार किश्त लगातार डिपॉजिट नहीं की है, ऐसा केस नहीं है। उस केस में आप 5 साल के पैसे भी, मतलब कि सारी की सारी किश्तें भी साथ में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिबेट भी मिलती है। रिबेट का मतलब आपको छूट भी मिलती है, आपको थोड़े कम पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन छूट लेने के लिए आपको कम से कम 6 किश्तों को साथ में जमा करवाना होगा, 6 किश्तों को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि अगर मान लीजिए कस्टमर ने 100 रुपये प्रति महीने का अकाउंट खुलवाया है और वो 6 महीनों की किश्त को साथ में जमा करवा देता है, उस केस में उसको 10 रुपये की रिबेट मिलेगी, मीन्स उससे डिपार्टमेंट 10 रुपये कम लेगा। ठीक है, और अगर वो 12 महीने की किश्त साथ में जमा करवा देता है तो उस केस में उसको 40 रुपये की रिबेट मिलेगी, मीन्स डिपार्टमेंट उससे 40 रुपये कम लेगा। ठीक है, और इसका ये 600 रुपये जमा कराने जाएगा तो हम उससे लेंगे 590 रुपये। अगर वो 1200 रुपये जमा कराने आएगा हम उससे लेंगे 1160 रुपये। ठीक है, और एडवांस डिपॉजिट मेड एनी टाइम ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग और एनी टाइम देयर आफ्टर, जो साथ में किस्तें आप जमा करवाना चाहते हो इसको कभी भी जमा करवाया जा सकता है, चाहे अकाउंट खोलते समय भी आप जमा करवा सकते हो या फिर अकाउंट खोलने के बाद कभी भी उसके मेच्योरिटी से पहले। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अकाउंट चला रहे हो और बीच में आपको किसी भी कारणवश पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो आप इसी अकाउंट से कुछ पैसा एज अ लोन ले सकते हो। ठीक है, लोन का प्रोविज़न भी आरडी में रहता है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपने 12 इंस्टॉलमेंट दी हुई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और अकाउंट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर
डिपॉजिटर मे अवेल लोन फैसिलिटी अप टू 50% ऑफ द बैलेंस क्रेडिट इन द अकाउंट। अगर आपने लगातार जो 12 महीने किस्तें दी हुई है, तो जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में होंगी उसका आप आधा एज ए लोन ले सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का खाता खुलाया है, तो 12 महीनों में आपने 1200 रुपये आपके अकाउंट में हो जाएगा, तो उसका आप 600 रुपये तक का लोन डिपार्टमेंट से ले सकते हो। ठीक है, और उस लोन को आप मंथली किस्त उसकी डिसाइड कर सकते हो और मंथली उसको पे कर सकते हो। जो लोन का ब्याज है वो कितना रहेगा, जितना भी आरडी पर इंटरेस्ट कस्टमर को मिल रहा था, अगर हम उसमें 2% ऐड कर दें तो ये जो है लोन के लिए ब्याज बन जाएगा। ठीक है, और लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से हम जो रकम को निकाल लेते हैं। और अगर लोन को नहीं दिया जाता तो जब वो आरडी मैच्योर होती है तो उससे हम इस लोन का जो पैसा दिया होता है साथ में उसका ब्याज, उसको काट कर जो बाकी की रकम है वो कस्टमर को देते हैं, अगर वो उससे पहले जो रकम है वो नहीं चुकाता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कितने समय बाद लोन ले सकते हैं, कितना % ले सकते हैं, उसका ब्याज क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी प्री मेच्योर क्लोजर, जैसे इसकी मेच्योरिटी तो 5 साल के बाद होती है, जहाँ पर लिखा है 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। लेकिन अगर आपको उससे पहले कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप 3 साल के बाद भी इस अकाउंट को बंद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 साल सॉरी, अगर आप 5 साल से पहले और 3 साल के बाद इसे कभी भी बंद करवाते हो तो आपको इस पर एसबी सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि इस समय 4% है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल पूरा करके बंद करवाते हो तो आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अभी है 6.7%। ठीक है, और नो प्रीमेच्योर क्लोजर पीरियड फॉर विच द एडवांस डिपॉजिट हैज़ बीन मेड। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने पहले ही 1 साल की किस्तों को जमा करवा दिया है और अभी आप उसको प्री मेच्योर क्लोज करवाना चाहते हो तो फिर नहीं आप ले सकते, क्योंकि इसका भी आपको मैं फंडा बताता हूँ। अभी आपने क्या किया है, अभी अकाउंट खुलवाया है 100 रुपये का, और अभी से आपने 3 साल की जो किस्त थी 3600 रुपये वो डिपार्टमेंट को दे दी। ठीक है, सॉरी 3 साल की नहीं, 5 साल की मानते हैं। 5 साल की किस्त जो आपकी 6,000 बननी थी आपने डिपार्टमेंट को दे दी। 3 साल बीत चुके हैं और अभी आप चाहते हैं कि मैं अपने अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज कर लूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने तो आपसे 5 साल के पैसे ले लिए हैं, 6,000 रुपये। ठीक है, तो अगर उस पर ब्याज भी उस हिसाब से लगेगा। अगर आप 3 साल के बाद उसे निकलवाना चाहते हो तो अगर आपने तो 3600 रुपये दिए होते तो बात अलग है। ठीक है, इस पर आपको सेविंग का मिल जाता, लेकिन आपने जो 2400 रुपये अलग से पहले ही एडवांस दे दिए हैं उसका ब्याज भी आप पहले ही ले लेंगे अगर आप प्री मेच्योर क्लोज कर देंगे। तो इस केस में अगर आपने पहले ही आगे के समय के पैसे पहले ही दे दिए हैं, एडवांस डिपॉजिट कर दिए हैं, उस केस में आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करा सकते। ठीक है, अगर आपने एडवांस डिपॉजिट नहीं की है, पहले ही आने वाले महीनों की किस्त नहीं दी है, तो आप जो है प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हो आरडी के अकाउंट को। ठीक है, मेच्योरिटी की बात जैसे मैंने की 5 साल के बाद आप कर सकते हैं अकाउंट को, चाहे तो 5 साल के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है एक्सटेंडेड पीरियड पर वही रहेगा जो अकाउंट खोलते समय उस पर लगा था। ठीक है, जो एक्सटेंडेड अकाउंट है, जो आपने जो एक्सटेंड करवाया है उसको आप किसी भी समय बंद करवा सकते हो। एक्सटेंडेड अकाउंट का ये फंडा रहेगा, फॉर कंप्लीटेड ईयर आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, पीरियड लेस देन ए ईयर आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। इसको भी समझाता हूँ, इसका क्या है। जैसे 5 साल की आपकी आरडी खत्म हो गई, आपने उसको एक्सटेंड करवा लिया फॉर एग्जांपल
2 साल के लिए, ठीक है। लेकिन आपने 6 साल 6 महीने बाद उस आरडी को बंद करने के बारे में सोचा, उस हिसाब से कि 6 साल तक तो आपको आरडी का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, मिलेगा आपको। जो बाकी के 6 महीने हैं वो आपको सेविंग के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो कंप्लीटेड ईयर 6 साल है उस पर आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन्ड अप टू 5 ईयर फ्रॉम ए मेच्योरिटी डेट विदाउट डिपॉजिट ऑल्सो, ठीक है। अकाउंट के मेच्योर होने के बाद भी 5 साल तक आप आरडी के अकाउंट को जो है रिटेन रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आरडी का अकाउंट। इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपने इसमें जल्दबाजी में नहीं समझना है, रिवीजन करनी है। अगर आप रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें अच्छी तरह से आपको याद रहेगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, सभी ही भूल जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स को छोड़कर बाकी सभी ह्यूमंस एक जैसे ही होते हैं। हम सभी में कुछ वीकनेसेस होती ही हैं। उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए रिवीजन इज द की विच मस्ट वी हैव, ठीक है। तो आपने रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा सारे सिलेबस को जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ, जो हमारी वीडियो है वो भी आधे घंटे की हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में।